हाय फ्रेंड्स, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हमने स्टार्ट कर रखा है टैक्सेशन का फास्ट ट्रैक बैच फॉर मई जून 20 एंड नवंबर दिसंबर 20। अब चाहे आप सीएम में किसी भी इंटर या एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, ये क्लासेस आपके लिए एप्लीकेबल हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट क्यों नहीं किया? नोटिफिकेशन की बेल को ऑन क्यों नहीं किया? हाँ, अगर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं तो आप क्या सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते? चलो जल्दी से पॉज करो, सब्सक्राइब करो, बैक आओ वीडियो पे, ठीक है? लाइक और कमेंट करने को तब बोलूंगा अगर अच्छी लगे तो, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक अलाउंस छोड़ा था, उसका नाम है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। इसको करने से पहले इसका सेक्शन याद कर लेते हैं जल्दी से। सारी मेजर एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स में किस सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 10 में है। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जेम्पशंस का एक सेक्शन बता दो इनकम टैक्स में कौन सा होता है, वो होता है सेक्शन नंबर 10। तो हमें 10 तो याद रहेगा अगर मैं एचआरए का एग्जेम्पशन निकालने जाऊंगा। अब 13A कैसे याद रखें? घर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? घर को हम क्या बोल सकते हैं? आशियाना। तो ये क्या बन गया? 13 आशियाना। तो बन गया ना सेक्शन 10, तो याद था। 13A कैसे बना? 10 सबसेक्शन 13A। 10 तो एग्जेम्पशंस का हो गया। 13A, 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 13A से आशियाना। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A किसका सेक्शन है? एचआरए का एग्जेम्पशन निकालने का सेक्शन। ये सेक्शन एग्जाम में लिख के जरूर आना। इसके साथ में एक रूल बनता है, रूल 2A। अब ये कैसे याद रखना है? घर में दो लोग रहेंगे तो आवाजें तो आएंगी ना, आवाजें तो होंगी। तो यहां से कर लो, दो लोग रहते हैं और ऐसे आवाजें आती हैं घर के अंदर। तो एचआरए का एग्जेम्पशन का सेक्शन क्या बना? 10 13A, रूल 2A। कैसे याद किया? 10 13 आशियाना से 13A, और दो लोग रहेंगे से दो, आवाजें आएंगी तो A, दो से आवाज कम। चलो सेक्शन याद हो गया। अब समझते हैं एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहली बात, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। जितना आपको HRA मिला है उसको पहले तो आप अपनी सैलरी में ऐड कर लो। अलाउंसेस जैसे करते हैं ना, अलाउंसेस में लिखते हैं HRA, ऐड कर दिया, उसमें से माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 13A कॉमा रूल 2A, और यहां लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1। इसको वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे। अब देखो वर्किंग नोट कैसे बनता है। वर्किंग नोट, तीन लिमिट्स हैं। तीन लिमिट्स में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। लिमिट्स क्या क्या हैं? पहली लिमिट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया HRA वगैरह क्या होता है, सब बताना है। पहले मैं आपको लिमिट्स पे ले जा रहा हूं। देखो एक्चुअल जितना मिला, क्योंकि जितना, ये लिमिट में क्यों है? क्योंकि जितना एक्चुअल मिला है मैक्सिमम एग्जेम्पशन उतना ही हो सकता है, उससे ऊपर तो नहीं होगा। हाँ सर, एक्चुअल HRA रिसीव्ड आ गया। सेकंड, 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी। सर सैलरी मतलब अभी आते हैं उसके ऊपर, अभी लिमिट लिख रहा हूं मैं। 50% या 40% ऑफ सैलरी। तीसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर क्या रेंट पेड, क्या HRA बता दो किस लिए होता है? एक मिनट तो दो। तीनों में विच एवर इज लेस, जो सबसे कम निकल के आएगा वो यहां पे हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और जितना मिला होगा उसमें से माइनस कर दो, जो बच गया ये हो गया आपका टैक्सेबल HRA, जो आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा। सर कुछ समझ नहीं आया, तो सुनो, HRA मिलता क्यों है? HRA का फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस। आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये अलाउंस देता है। क्यों देता है? क्योंकि एम्प्लॉय हो सकता है जॉब की वजह से कहीं पे अपने घर को छोड़ के कहीं दूर जाके रह रहा हो, और जहां रह रहा होगा उसका रेंट पे कर रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं गुड़गांव में रहता हूं, मेरी जॉब अगर नोएडा में लग गई, डेली का मैं 2.5 घंटे ट्रैवल नहीं करना चाहता, तो मैंने क्या किया, अपने नोएडा ऑफिस के पास एक घर रेंट पे ले लिया। क्यों लिया रेंट पे? क्योंकि मैं जॉब के लिए नोएडा जाता था। तो मेरे बॉस ने क्या किया, मुझे हाउस रेंट अलाउंस HRA दिया, ताकि मैं इस नोएडा वाले घर का रेंट पे कर पाऊं। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गया। तो ये जो HRA मुझे बॉस ने दिया, पूरे का पूरा टैक्सेबल नहीं है, कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। तो वो एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, उसकी ये तीन लिमिट्स हैं।
क्या क्या लिमिट है? पहला एक्चुअल एचआरए जितना मिला, दूसरा 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है मैं बताऊंगा। तीसरा क्या है? जितना मैंने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ द सैलरी। समझते हैं सैलरी का मतलब। देखो, सैलरी हियर मीन्स बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग, डीए मतलब डीएनएस अलाउंस कल पढ़ा था ना, प्लस कमीशन परसेंटेज ऑन द टर्नओवर। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये एचआरए का जो एग्जेम्पशन निकालेंगे उसके लिए 40 या 50% ऑफ द सैलरी है ना, उसका ये सैलरी है। मतलब देखो, सबसे पहले अपनी सैलरी में से निकाल लो बेसिक सैलरी को बाहर, फिर निकाल लो डियरनेस अलाउंस के उस पोर्शन को जो कि फॉर्मिंग है। फॉर्मिंग क्या होता है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। अभी के लिए निकाल लो डियरनेस अलाउंस का कुछ पोर्शन अगर फॉर्मिंग है उसको बाहर, ठीक है। फिर देखो, कमीशन हो सकता है दो तरह का। एक तो फिक्स कमीशन होता है कि आपको फिक्स अमाउंट दे दिया, वो नहीं चाहिए हमको। यहां पे हमें चाहिए जो जितनी मैंने सेल्स करा के दी मेरी कंपनी को, उसके बेस पे अगर कुछ परसेंटेज कमीशन मुझे मिला है, वो कमीशन यहां पे आएगा। सर मतलब डीए दो तरह का हो सकता है, फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग। तो क्या नॉट फॉर्मिंग सैलरी में ही नहीं आएगा? रुको, ग्रॉस सैलरी जब निकाल रहे हो एम्प्लॉय की, वहां तो डीए पूरा आएगा, चाहे फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग हो। वहां तो हर तरह का कमीशन आएगा, चाहे मंथली हो चाहे परसेंटेज ऑन टर्नओवर हो। पर एचआरए के एग्जेम्पशन के लिए जो सैलरी निकाल रहे हैं, वहां पे बेसिक डीए सिर्फ फॉर्मिंग पोर्शन और कमीशन टर्नओवर वाला आएगा। ग्रॉस सैलरी में हर चीज आएगी, ध्यान रखना। ठीक है सर, अब बताता हूं फॉर्मिंग क्या होता है। अगर मैं आज जॉब को ज्वाइन करता हूं, आपने सुना होगा ना सैलरी का कुछ पोर्शन अभी से कट जाता है। हम कहते हैं घर पे सैलरी बहुत कट के मिली मुझे इस बार। वो क्या होता है, हमारी सैलरी का कुछ पोर्शन ग्रेचुइटी में, प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट होता रहता है, ताकि जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे लमसम अमाउंट मिल जाएगा ग्रेचुइटी या प्रोविडेंट फंड का। तो अभी मेरी सैलरी से जो पोर्शन कट के उन फंड्स में जा रहा है ना हर महीने, बेसिक सैलरी का तो जाता ही जाता है। पर अगर मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूं बेसिक के साथ साथ ना मैं चाहता हूं थोड़ा ज्यादा पैसा डिपॉजिट हो जाए वहां पे, ताकि ज्यादा मिले रिटायरमेंट पे, तो एक काम करो, मेरे डियरनेस अलाउंस का भी कुछ पोर्शन वहां पे जमा कर दो। तो बेसिक के साथ साथ अगर डियरनेस अलाउंस का भी कुछ पोर्शन वहां पे जमा हुआ, तो उस डीए को बोलते हैं डीए फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब है फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और अगर मेरे डीए का कुछ भी पोर्शन रिटायरमेंट बेनिफिट्स में नहीं जा रहा, तो उस डीए को बोलते हैं नॉट फॉर्मिंग। तो एचआरए के एग्जेम्पशन वाली सैलरी में कौन सा डीए लेंगे? फॉर्मिंग वाला। समझ आ गया? और ग्रॉस सैलरी में कौन सा आता है? दोनों। डीए तो अलाउंस में मिला है ना आपको। ऐसे ही कमीशन, अगर क्वेश्चन में खाली दे रखा हो कमीशन, वो यहां पे नहीं आएगा एग्जेम्पशन के लिए। अगर बोला हो कमीशन दे रखा है एज अ परसेंटेज ऑन द टर्नओवर, तो एचआरए के लिए आएगा। ग्रॉस सैलरी में दोनों आएंगे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है? हाँ सर समझ आ गया सैलरी का मतलब भी। अब ये 40-50% का मतलब क्या है समझते हैं। 40-50% का मतलब 50% लिमिट तब देखी जाएगी अगर जहां पे आप रेंट पे कर रहे हो वो सिटी है या तो दिल्ली, या तो चेन्नई, या मुंबई, या फिर कोलकाता। अगर इन 4 सिटीज में एम्प्लॉय अपना रेंट पे कर रहा है घर का, तो लिमिट होगी 50% ऑफ द सैलरी। और इनके अलावा कहीं पे कर रहा है रेंट, तो होगी 40% ऑफ द सैलरी। मतलब सर अगर मैं रेंट पे करूं बैंगलोर में, तो कितना परसेंट देखा जाएगा? 40%। गुड़गांव में तो 50 होगा ना, दिल्ली गुड़गांव एक ही तो है। नहीं, गुड़गांव अलग है, दिल्ली अलग है, एनसीआर एक है। पर हमने 50 में एनसीआर नहीं बोला, हमने दिल्ली बोला है। यानी नोएडा कहां जाएगा? 40 में। गुड़गांव कहां जाएगा? 40 में। गाजियाबाद कहां जाएगा? 40 में। दिल्ली में क्या रहेगा? 50। सर कुछ टेक्निक है इन 4 को याद करने की? हाँ टेक्निक है। आईपीएल देखते हो, इंडियन प्रीमियर लीग? हाँ देखते हैं सर। तो यहां पे वो सारी टीम्स हैं जो एक से ज्यादा बार आईपीएल जीती हैं, और इनके साथ साथ हमारी अपनी दिल्ली टीम। अच्छा सर एक से ज्यादा मतलब कौन कौन?
चेन्नई कितनी बार जीती है आईपीएल? सर 3 बार। मुंबई सर 4 बार। कैलकाटा सर 2 बार। बाकी सारे टीम्स 1 बार या नहीं जीती। और सर दिल्ली कैसे? दिल्ली हमारी अपनी टीम है। तो सर एक अच्छी टेक्निक बन गई, यानी कि 50% कहां देखना है? चेन्नई, मुंबई, कैलकाटा और दिल्ली। इसके अलावा सब में 40, बैंगलोर 40, हैदराबाद 40, गाजियाबाद 40, नोएडा 40, पंजाब 40। याद हो गया? हाँ सर ये तो अच्छी टेक्निक थी, याद हो गया। तो इन तीनों लिमिट्स में से पहला एक्चुअल, दूसरा 50% या 40% ऑफ द सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन कौन सा? टर्नओवर वाला, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। जो सबसे कम निकल के आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होकर सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। एक बात बताओ सर, आपने अपना एग्जांपल बोला था मैं रहता हूं गुड़गांव, मतलब मेरा ऑफिस है मान लो गुड़गांव में, घर ले रखा है मैंने दिल्ली में, रेंट पे कर रहा हूं दिल्ली में, जॉब के लिए आता हूं गुड़गांव। 50% लूं या 40% लूं? अब आप ही बताओ लॉजिक से। अलाउंस का नाम क्या है? हाउस रेंट अलाउंस, मतलब घर के रेंट के लिए अलाउंस। घर का रेंट कहां पे कर रहे हो? जॉब को छोड़ो, रेंट कहां पे कर रहे हो? अगर गुड़गांव में पे कर रहे हो रेंट तो 40% ऑफ द सैलरी आएगा, दिल्ली में पे कर रहे हो तो 50% ऑफ द सैलरी आएगा। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब एक बात और देखो, अगर क्वेश्चन में सिटी नहीं दे रखी तो क्या करोगे? सिटी नहीं दे रखी तो आप लोगे 40% ऑफ द सैलरी और नीचे नोट डाल के आ जाना हमने अज्यूम करा है ये इन 4 सिटीज में फॉल नहीं करता, तो हमने 40% ले लिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। देखो देखो क्वेश्चन है, Akib, an employee of Dheeraj Limited, gets 50,000 per month as basic. ठीक है जी। डीए मिलता है 20,000 पर मंथ का, जिसमें 50% फॉर्मिंग है। ओके। ही गेट्स एचआरए 15,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 15,000 पर मंथ। ही पेज रेंट रुपीज 17,000 पर मंथ इन दिल्ली, दिल्ली है तो कितना? 50%। ओके सर, कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी निकालने को बोल रहा है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा बेसिक 50,000 इंटू 12 6 लाख। हमने लिखा डीए 20,000 इंटू 12, सर 20,000 क्यों? आधा फॉर्मिंग है। अरे ग्रॉस सैलरी में तो पूरा आएगा, वो तो एचआरए के एग्जेम्पशन के लिए देखा जाएगा फॉर्मिंग। हाँ ठीक है, 20,000 इंटू 12 240। एचआरए कितना मिला? 15,000 इंटू 12 1,80,000। पर क्या पूरा टैक्सेबल है? नहीं, एग्जेम्पशन निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहां पे लिखा लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A। ये किसके लिए, इसके लिए करते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1। ये सॉल्व करते हैं। अमाउंट कैसे निकला भी दिखाता हूं आपको। अब चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 पे सबसे पहले निकालते हैं सैलरी क्या बनती है। सैलरी क्या होती है? बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑन द टर्नओवर। सर कमीशन तो है ही नहीं है तो 0। बेसिक कितना है जी? 50,000 इंटू 12 6 लाख। डीए कितना है? 20,000 तो नहीं होगा, 10,000 होगा सर, 50%। हाँ, 10,000 इंटू 12 1,20,000। कितनी बन गई सैलरी? 7,20,000। सिटी कौन सी है? दिल्ली। तो देखो मैंने वर्किंग नोट में क्या करा, 7,20,000 के 2 हिस्से कर दिए, 50% 10%। ये क्यों किया सर? सेकेंड लिमिट क्या थी? 50% ऑफ द सैलरी, 50 निकाल दिया। थर्ड क्या थी? रेंट पेड माइनस 10%, तो मैंने 10% भी निकाल दिया। दोनों नोट कर लिए। 50% आ गया 360, 10% आ गया 72,000। अब देखते हैं लिमिट्स। पहली होती है एक्चुअल, कितना एचआरए मिला है? 15 इंटू 12 180। दूसरा क्या होता है? 50% ऑफ द सैलरी, यहां से नोट कर ली 3,60,000। तीसरा क्या होता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। कितना रेंट पेड है? 17,000 पर मंथ। 17,000 इंटू 12 माइनस ये वाला 10%, ये आ गया मेरा 1,32,000। विच एवर इज लोअर, सबसे कम कौन सा है? सर तीसरा वाला 1,32,000। तो ये हो गया एग्जेम्प्ट। इसको मैंने यहां पे माइनस कर दिया, बाकी अमाउंट आ गया 48,000, उसे सैलरी में लिख दिया। कितनी बन गई ग्रॉस सैलरी? 8,88,000। समझ आ गया? हाँ, तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसको खुद सॉल्व करो, देखो आंसर आता है नहीं आता। मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करा दो। ठीक है, एक और कर लेते हैं। चलो देखो, Mr. X gets basic salary 30,000 per month.
ठीक है। डीए 18,000 पर मंथ का मिल रहा है जिसमें से 40% फॉर्मिंग है। ओके सर। कमीशन मिल रहा है 30,000 का। ठीक है। एचआरए मिला 20,000 पर मंथ का। रेंट पे किया मुंबई में 25,000 पर मंथ का। मुंबई मतलब कितना? 40-50 सर 50। ओके। कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो रिज्यूम करते हैं। बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12। ठीक है सर। डीए कितना आएगा ग्रॉस सैलरी में? 18,000 या 40%? सर पूरा 18,000। 40% तो एचआरए वाला पॉइंट में देखेंगे ना हम लोग। बिल्कुल सही। 18,000 इंटू 12 2,16,000। कमीशन 30,000, ये तो नहीं आएगा ना सर फॉर्मिंग, ये तो टर्नओवर का पार्ट नहीं है। अरे ग्रॉस सैलरी में तो आएगा, एचआरए के लिए देखेंगे। हाँ सर ठीक है। तो मैंने कमीशन भी लिख दिया 30,000 का। अब देखो एचआरए कितना मिला है सर? 20,000 पर मंथ। 20,000 इंटू 12 लिख दिया। लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 13 आशियाना 13A रूल 2A 2A निकालते हैं एग्जेम्पशन। चलो पहले मुझे बताओ एचआरए के लिए सैलरी क्या बनेगी? सर बेसिक पूरा 30,000 इंटू 12, सही बात है। डीए 18,000 इंटू 12 और उसका 40% क्योंकि वो फॉर्मिंग है। ठीक है। कमीशन आएगा? नहीं सर कमीशन नहीं आएगा एचआरए में क्योंकि टर्नओवर पे नहीं है, फिक्स है। बिल्कुल ठीक। तो कितनी सैलरी बन गई मेरी? 4,46,400। इसके दो पार्ट कर लो, 50% 10%। कर लिए सर। 2,23,200 44,640। चलते हैं तीनों लिमिट्स के ऊपर। पहली एक्चुअल 2,40,000। दूसरी 50% ऑफ द सैलरी 2,23,200। तीसरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। कितना रेंट है सर? 25,000 पर मंथ, यानी कि 3 लाख माइनस 44,640 10% वाला कितना आ गया? 2,55,360। विच एवर इज लेस? सर यहाँ पे लेस हो रहा है 50% ऑफ द सैलरी, मतलब 2,23,200। तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। यहाँ गए 2,40 मिला था, ये एग्जेम्प्ट हो गया। बाकी 16,800 सैलरी में ऐड कर दिया। ग्रॉस सैलरी बन गई 6,22,800। समझ आया? हाँ समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। मजा आ रहा है तो लाइक कर दो जल्दी से। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चंस। अब एक लेवल आगे चलते हैं। एक बात बताओ मुझे अब, अगर मुझे एचआरए मिल रहा है, ठीक है, पर मैं अपने ही घर में रहता हूं, अपने पापा के घर में ही रहता हूं, जॉइंट फैमिली में रहता हूं, यानी कि मैं रेंट पे ही नहीं कर रहा कहीं पे। हाँ सर अपने घर में रह रहे हो तो रेंट नहीं पे कर रहे होगे। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, एचआरए मिल रहा है, मैं रेंट नहीं पे कर रहा किसी को भी, तो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ऐसे कैसे बताएं सर? सोचो, एग्जेम्पशन की 3 लिमिट्स क्या थी सर? एक्चुअल, 50% या 40%। तीसरी क्या थी? रेंट पेड माइनस 10%। और अगर मैं अपने ही घर में रहता हूं तो किसी को रेंट पे कर रहा हूं क्या? नहीं। तो तीसरी लिमिट क्या हो गई? रेंट पेड 0। हाँ सर तीसरी लिमिट तो 0 हो गई, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस करो 0 ही आने वाला है। हाँ, और एग्जेम्पशन के लिए क्या उठाते हैं? विच एवर इज लेस। और अगर एक लिमिट 0 है तो विच एवर इज लेस क्या आएगा? 0। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने। बोला मैं किसी को रेंट अगर नहीं पे कर रहा तो एग्जेम्पशन की तीसरी लिमिट क्या थी? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट पे क्या हो गया? 0। तो तीनों लिमिट का विच एवर इज लेस क्या निकलेगा? 0। और तीनों लिमिट से क्या निकल के आता है? एग्जेम्पशन। और विच एवर इज लेस अगर 0 हो गया तो एग्जेम्पशन कितनी हो गई? 0। यानी कि सर अगर मैं रेंट नहीं पे कर रहा तो क्या पूरे का पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा? बिल्कुल। तो अगर आप रेंट नहीं पे कर रहे हैं ना तो एग्जेम्पशन निकालने मत बैठना, सीधा लिख देना एग्जेम्पशन 0, क्योंकि अगर रेंट पे ही नहीं कर रहा एग्जेम्पशन 0 ही निकल के आने वाली है। हाँ ये तो समझ आ गया। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उससे पहले एक बात और सुनो। क्वेश्चन कई बार कैसे आएगा? क्वेश्चन बोलेगा 10 महीने तक मैं अपने घर में रहा साल में, ठीक है, 2 महीनों के लिए मैं कहीं शिफ्ट हो गया तो मुझे रेंट पे करना पड़ गया। तो यहां पे ना क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, क्योंकि देखो एचआरए आपको पूरे 12 महीने का मिला होगा, पर आपने 10 महीने रेंट नहीं पे किया, 2 महीने रेंट पे किया। जिस महीनों में रेंट पे नहीं किया वहां कितना एग्जेम्पशन होगा? 0। जिन 2 महीनों में रेंट पे किया वहां का एग्जेम्पशन निकालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करना, हम मानेंगे एचआरए 2 बार मिला, 10 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे एग्जाम्पशन के लिए। 10 महीने का पार्ट अलग, 2 महीने का पार्ट अलग।
ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। देखो, मिस्टर धीरज गेट्स बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, डीए 50% ऑफ द बेसिक, उसका भी 50% फॉर्मिंग, ठीक है। एचआरए 30,000 पर मंथ, ओके। रेंट पेड 22,000 पर मंथ टिल डिसंबर 19, और फ्रॉम 1st Jan ही शिफ्टेड टू ओन हाउस। अच्छा, मतलब दिसंबर तक उसने रेंट पे किया, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अपने ही घर में शिफ्ट हो गया, मतलब रेंट पे करा होगा? नहीं पे करा होगा, बिल्कुल। चलो सॉल्व करते हैं। बेसिक सैलरी लिख दिया 40,000 इंटू 12, डीए कितना है 50% ऑफ द बेसिक, यानी 40 का 50% 20,000। फॉर्मिंग देखेंगे यहाँ पे? नहीं, ग्रॉस सैलरी में नहीं देखते फॉर्मिंग। 240 आ गया। एचआरए कितना मिला है? एचआरए सर मिला है 30,000 पर मंथ। पर मंथ एचआरए पूरे साल मिला है आपको, यहां 9 महीने मत करना। तो मैंने लिख दिया 30,000 इंटू 12, 3,60,000। अब निकालने चलते हैं एग्जेम्पशन। चलो, यहां पे मैंने क्या किया, मुझे पता है दिसंबर तक मैं रेंट पे कर रहा हूं, उसके बाद मैं पे नहीं कर रहा हूं, तो यानी दिसंबर तक हो गए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स और 3 मंथ्स मैंने ब्रेक कर लिया। 9 महीने 3 महीने। 9 महीने में कितनी बेसिक सैलरी मिली है सर? 40,000 इंटू 9, 360। सब कुछ 9 महीने के हिसाब से करेंगे, 12 महीने मत लेना। 9 महीने को अलग, 3 महीने को अलग। डीए फॉर्मिंग कितना है सर? 50% ऑफ द बेसिक, तो 3,60,000 का 50% हो गया 1,80,000। पूरा लिख दूं? नहीं सर, इसका भी आधा ही फॉर्मिंग है, यानी 1,80 का 50% 90,000 फॉर्मिंग है, वो लिख दिया। कमीशन तो गिवन ही नहीं है। कितनी बन गई सैलरी मेरी एचआरए के लिए? 4.5 लाख। इसके दो पार्ट, 40 और 10। सर 40 क्यों किया? क्योंकि कहां पे है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कहां रेंट पे कर रहा है, तो क्या मानते हैं? 40%, ठीक है। 40 और 10 लिख दिया। चलते तीनों लिमिट्स के ऊपर। पहली लिमिट क्या थी? एक्चुअल कितना मिला सर? 9 महीने के लिए मिला 30,000 इंटू 9, 2,70,000। दूसरी लिमिट क्या है? 40% ऑफ सैलरी, 1,80,000। तीसरी लिमिट क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, यानी कि 22,000 इंटू 9 माइनस 45,000, ये आ गया 1,53,000, विच एवर इज लेस 153। तो यहां पे एग्जम्पशन निकल गया 1,53,000 का। अब चलते हैं बाकी 3 महीने में। मुझे पता है बाकी 3 महीनों में रेंट पे नहीं किया, एग्जम्पशन नहीं आने वाला, जीरो आएगा, पर आपको करके दिखाता हूं कैसे आता है। देखो, 3 महीनों में बेसिक कितनी बनी सर? 40,000 इंटू 3, 1,20,000। डीए कितना है? 50% ऑफ द बेसिक, 1,20 का आधा, 60,000। उसका भी आधा ही फॉर्मिंग है, यानी कि 30,000। कमीशन है नहीं। ग्रॉस सैलरी बन गई मेरी एग्जम्पशन के लिए 1.5 लाख की। इसके दो पार्ट कर दिए, 40%, 10%, ये हो गया 60,000 और 15,000। पहली लिमिट जल्दी बताओ क्या होगी? एक्चुअल सर 30,000 इंटू 3, 90,000। दूसरी क्या होगी सर? 40% ऑफ द सैलरी, 60,000। तीसरी क्या होती है? रेंट पेड माइनस 10%। रेंट पेड कितना है सर? है ही नहीं, घर में रहता है, तो क्या हो गया? जीरो। अगर जीरो आ गया, विच एवर इज लेस क्या बनेगा? जीरो। एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कितना टैक्सेबल हो गया सर? पूरा 3 महीने का एचआरए, यानी कि 90,000 पूरा टैक्सेबल हो गया। बिल्कुल समझ आया? हाँ, अब आ गया। तो ऊपर से गया मैं, टोटल एग्जामिशन 1,53,000 की, माइनस करके बाकी टैक्सेबल एचआरए आ गया 2,07,000, ग्रॉस सैलरी बन गई 9,27,000। समझ आया? हाँ, अब तो समझ आ गया। तो जल्दी से क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद ट्राई करोगे आप लोग। ये क्वेश्चन है, मिस्टर अंशुल मुंबई में रहते हैं, यानी 50% ऑफ द सैलरी, ये बेसिक है, ये डीए फॉर्मिंग का है। टिल दिसंबर अपने फादर के घर में रहा, उसके बाद रेंट पे करना स्टार्ट किया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का रेंट पे किया। एचआरए मिलता है 300 पर मंथ का। कैलकुलेट द टैक्सेबल एचआरए। खुद सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता तो मुझे कमेंट में बोलो, या मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, इस पे मेल कर दो, मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा। पर खुद ट्राई करो। आप आंसर दे रखा है 2700, ट्राई करो, हो जाएगा, डिट्टो सेम लाइंस पे होगा। अब एक बात ध्यान रखना, लास्ट पॉइंट है एचआरए का, एचआरए खत्म हो गया उसके बाद आपका ये पॉइंट क्या बोलता है? याद है हमने सेक्शन 15 ने क्या बोला था? सैलरीज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। यानी कि अगर मुझे मेरे प्रीवियस ईयर में ही आने वाले सालों की 3 महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई, तो अभी मेरे ग्रॉस सैलरी में कितने महीने की सैलरी आती है सर? 12, और वो 3 यानी 15 महीने की सैलरी आएगी ग्रॉस सैलरी में। हाँ आएगी, पर एचआरए के एग्जामिशन के लिए जब सैलरी निकाल रहे होगे ना, तो वहां 15 महीने मत लेना, वहां पे 12 महीने ही लेना। क्योंकि जितने महीनों के लिए आपने रेंट पे करा, जितने महीनों के लिए आपको एचआरए मिला,
उतने ही महीनों का तो एग्जेम्पशन निकालोगे। तो अगर आपने 15 महीने की सैलरी यहां पे लगा दी तो उससे आपका एग्जेम्पशन हिल जाएगा। यानी कि एडवांस सैलरी को ग्रॉस सैलरी में ऐड करना, पर एचआरए के एग्जेम्पशन के लिए ग्रॉस सैलरी में एचआरए के एग्जेम्पशन वाली सैलरी में एडवांस सैलरी इग्नोर करना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को काम करो, आप लोग देख लो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आंसर दिखाता हूं, ट्राई करना, आपसे हो जाएगा, नहीं हुआ तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, ये इसका आंसर है, देखो वीडियो पॉज करो, आंसर देख लो, ठीक है। ये इसके पूरे वर्किंग नोट्स हैं, कैसे सॉल्व हुआ है देख लो, ठीक है। यहां पे खत्म होता है हमारा HRA। थोड़ा फास्टर कहना, इसलिए मैं सारी चीजें सॉल्व नहीं करा सकता, रेगुलर में सॉल्व कराता हूं, पर फास्टर क्या आप समझते हो बात को। पर डाउट लगे मुझे प्लीज कमेंट कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो, मैं आपको समझा दूंगा पक्का, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमने कल सीखा ग्रॉस सैलरी तक, हाँ मैंने इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पर्क्स छोड़े हैं अभी। अकाउंट्स याद है, ग्रॉस में से कुछ माइनस करते हैं तो नेट आता है। हाँ सर, अकाउंट्स में हम लोग ग्रॉस में से माइनस करते थे, डेप्रिसिएशन तो नेट आता था। तो यहां क्या होगा, यहां भी ग्रॉस सैलरी तक पहुंच चुके हैं। ग्रॉस सैलरी से अगर टैक्सेबल सैलरी पे आना है तो कुछ माइनस होगा, और जो कुछ माइनस होगा ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्शंस। और हम सैलरी का एक सेक्शन पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 15 जो कि है चार्जिंग सेक्शन। अब चल रहे हैं सेक्शन नंबर 16 पे, जो कहता है डिडक्शंस। ये डिडक्शंस जैसे ही ग्रॉस सैलरी में से माइनस करोगे, आप आ जाओगे अपनी टैक्सेबल सैलरी पे, जिस सैलरी पे टैक्स लगता है। तो मतलब ग्रॉस सैलरी है, मैं इसे माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, तो मेरा आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। समझ आया? आया। क्या होते हैं डिडक्शंस जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू ₹50,000। सर ये क्या होता है, देखो पहली बात बता दूं, ये ऐसी डिडक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन जब भी बोले टैक्सेबल सैलरी निकाल के दो, ऑटोमेटिकली याद रखना ग्रॉस सैलरी के बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना, तभी टैक्सेबल सैलरी पे आ पाओगे, ठीक है। सर अप टू 50,000 मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सैलरी वाला को एक बेनिफिट दिया, बोला कि आपकी ग्रॉस सैलरी में से हम लोग 50,000 तक का मान लो डिस्काउंट दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद आप टैक्सेबल सैलरी पे आओगे। मतलब अगर मेरी ग्रॉस सैलरी है 3 लाख की, उसमें से माइनस करोगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A का 50,000, टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई सर 2.5 लाख, ठीक है। ग्रॉस सैलरी है मेरी 1 लाख, कितना माइनस होगा डिडक्शन 50,000, कितनी टैक्सेबल आएगी 50,000। पर अगर मेरी ग्रॉस सैलरी है 40,000, कितना माइनस करोगे ये सर, अब 50 नहीं कर सकते, अब 40 करोगे, क्योंकि आपको नेगेटिव सैलरी थोड़ी पॉसिबल है, सैलरी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तभी यहां पे लिखा है मैंने अप टू, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 1A का कितना मिलता है सर, ये मिलता है ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस। समझ आ गया ये, हाँ ये आ गया। और फिर बता दूं ये हिडन होता है, क्वेश्चन में नहीं होगा। जब भी आपसे टैक्सेबल सैलरी मांगी जाए, ऑटोमेटिकली 50,000 तक का 16 1A का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना, ठीक है। अब चलते हैं बाकी दोनों डिडक्शंस के ऊपर, देखो मेरे नोट्स में कहां गया, अगला होता है
एंटरटेनमेंट अलाउंस, उससे पहले चलते हैं तीसरे वाले पे, प्रोफेशनल टैक्स पेड। किसी किसी सिटीज में, खासतौर से मुंबई में, वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बोलती है आप हमारे सिटी में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो, काम कर रहे हो ना, तो आपको इस स्टेट गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्यों पे किया? एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। हाँ जी। तो अगर आपने सैलरी अर्न करी, उसमें से कुछ अमाउंट आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स नहीं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे कर दिया, प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया, इसको प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। मैंने टैक्स क्यों पे किया? क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं। तो क्या कह सकता हूं जॉब करने के लिए खर्चा ही तो है मेरा ये। हाँ सर, जॉब करने आए, पैसे कमाए, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोफेशनल टैक्स ले लिया, तो खर्चा हुआ ना, तो सैलरी में से माइनस होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, हो गया माइनस। 16 सबसेक्शन 3 किसका होता है? प्रोफेशनल टैक्स पेड का। ग्रॉस सैलरी कमाई, गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स दिया, माइनस कर दो ग्रॉस सैलरी में से, आपका आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। हाँ समझ आ गया। 16 सबसेक्शन 3 जितना भी माइनस किया है पूरा माइनस कर देना यहां पे लाके। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एम्प्लॉय ने अपनी जेब से माइनस किया तो माइनस होगा यहां पे। कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देता है। एम्प्लॉयर क्या करता है? आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो अब क्या करेंगे सुनो, अगर एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे किया तो आपको बेनिफिट तो हुआ ना? हाँ बेनिफिट तो हुआ। तो सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे 3000 का टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। सबसे पहले 3000 को ग्रॉस सैलरी में ऐड करना, जहां पे अलाउंसेस कमीशन वगैरह लिखते हो ना, वहां पे ऐड करना। बेनिफिट तो हुआ ना आपको? हाँ, तो मेरी ग्रॉस सैलरी बढ़ गई 3000 से। हाँ जी। और जब नीचे माइनस करोगे ना डिडक्शंस, यहां पे 3000 को माइनस कर देना, क्योंकि आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे तो हो गया ना, आपको तो नहीं मिला ना, तो माइनस भी होगा। अच्छा, अगर मतलब एम्प्लॉयर पे करे तो पहले ग्रॉस में ऐड, नीचे रिडक्शन में माइनस। और अगर एम्प्लॉय अपनी जेब से पे कर रहा है तो बेनिफिट थोड़ी ना हुआ, ग्रॉस सैलरी में नहीं आएगा, अपनी जेब से डाला है ना मैंने, पर नीचे माइनस हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ सर, ये भी समझ आ गया। अब चलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर। याद है फुली टैक्सेबल कैटेगरी में था ये अलाउंस, मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगा। हाँ आपने कहा था सर। ये क्या होता है देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल किसी को भी सकता है, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल किसी को भी सकता है, चाहे आप प्राइवेट वाले हो या गवर्नमेंट वाले हो, पर डिडक्शन सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। मतलब एम्प्लॉयर दे किसी को भी सकता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कोई भी, बट एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में माइनस होगा। अच्छा चलो जानते हैं इसकी लिमिट्स क्या है। देखो, तीन लिमिट है एग्जामिशन निकालने की। सबसे पहली, जितना एक्चुअल अलाउंस मिला वो। दूसरा, 5000 पर एनम, पर मंथ नहीं, पर एनम। तीसरा, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, ओनली बेसिक सैलरी। तीनों में विच एवर इज लेस। क्या बनी लिमिट्स? एक्चुअल अलाउंस 5000 पर एनम, 20% ऑफ द बेसिक। तीनों में जो सबसे कम होगा वो आपका हो जाएगा नीचे डिडक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। ठीक है सर, एक एग्जांपल दोगे? एक अभी देते हैं एग्जांपल आपको। देखो, ये क्वेश्चन एक डिडक्शंस के ऊपर ही है। मिस्टर परेश रावल इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड, ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। बेसिक सैलरी 1000 पर मंथ, डीए 40% ऑफ द बेसिक। ठीक है। बोनस 200 पर मंथ, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स 20,000, ये 20,000 है। हाँ
सर टैक्सेबल परक्विजिट्स तो कराए नहीं आपने अभी, ग्रॉस सैलरी में आएंगे, याद कर लो, कराऊंगा आपको मैं, ग्रॉस सैलरी में आएंगे, बताया रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आएगा, पर्क्स भी आएंगे। ठीक है सर, निकालते हैं टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल मांगा है यानी ग्रॉस माइनस डिडक्शंस, पहले ग्रॉस तक पहुंचते हैं। ग्रॉस में बेसिक आ गई 1000 पर मंथ के हिसाब से 12000, ठीक है। डीए हो गया 40% ऑफ द बेसिक यानी 12000 का 40% 4800। बोनस कितना है जी 200 पर मंथ यानी 2400 रुपए, और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल निकाल के दे दिए 20000 रुपए। सबको जोड़ा, टैक्सेबल आ गया मेरा, सॉरी ग्रॉस सैलरी आ गई 39200। अब चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर। 16(1)(a) का डिडक्शन कितना मिलेगा 50000? नहीं सर, ग्रॉस सैलरी ही 39200 है, तो कितना मिलेगा 39200, बिकॉज सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो टैक्सेबल सैलरी आ गई 0। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट क्यों नहीं मिला? अलाउंस ही नहीं मिला, किस बात का रिडक्शन? प्रोफेशनल टैक्स का क्यों नहीं मिला? जब तक प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं करोगे थोड़ी ना देगा। अब समझ आया मैंने क्यों कहा था 16(1)(a) के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, पर जब जब टैक्सेबल सैलरी बोला ऑटोमेटिकली माइनस करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। कैलकुलेट सैलरी इनकम, पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर ऋषभ, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन मिलेगा। बेसिक कितनी है 5000 पर मंथ, साल की कितनी हो गई जी 60000 हो गई सर। डीए कितना मिला है 10% ऑफ द बेसिक यानी कि 6000। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 800 पर मंथ यानी कि 9600। ग्रॉस सैलरी में तो पूरा ऐड कर दो, कितनी बन गई मेरी ग्रॉस सैलरी सर जी? आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई 75600। अब चलते हैं रिडक्शन देने। 16(1)(a) कितना मिलेगा सर? 50000 पूरा मिलेगा, पूरा दे दिया। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कितना मिलेगा लिमिट देख लेते हैं। पहला एक्चुअल, कितना है एक्चुअल 9600। दूसरा क्या है सर 5000 पर एनम, 5000, पहले लिमिट थी 9600, दूसरी 5000। तीसरी क्या आती 20% ऑफ द बेसिक, बेसिक है 60000, उसका 20% 12000, तो तीनों लिमिट आ गई 9600, 5000, 12000। whichever is less सर 5000, तो कितना माइनस हो गया 5000, और हम आ गए टैक्सेबल सैलरी के ऊपर। समझ आ गया? हाँ अब आ गया। चलो अगला, मिस रिया का निकालना है, प्राइवेट एम्प्लॉय है। प्राइवेट एम्प्लॉय है तो कितना हो गया 25000 इंटू 12 सर 3 लाख, डीए 5000 इंटू 12 सर 60000। एंटरटेनमेंट अलाउंस सर इसको कैसे मिल गया? प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल तो सकता है अलाउंस, डिडक्शन नहीं देते। ठीक है, 5000 इंटू 12 60000। कितनी आ गई ग्रॉस सैलरी सर? ग्रॉस सैलरी मेरी आ गई 4,20,000। माइनस करते हैं रिडक्शंस। 16(1)(a) कितना 50000, माइनस कर दिया। 16(2) मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस? नहीं सर, रिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, यानी कि टैक्सेबल सैलरी आ गई 3,70,000। अब समझ आ गया? हाँ अब समझ आ गया। तीसरा, बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स 1.5 लाख, प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500, यानी कि 80,000 इंटू 12 9,60,000। पर्क्स कितने हैं 1.5 लाख के, सैलरी में डाल दिया। प्रोफेशनल टैक्स पे कर रखा है 2500 रुपए का, ये भी आ गया क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया है। देखो जहां बेसिक है, जहां पग से रखे हैं वहीं दे रखा है टैक्स, मतलब एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है मेरे बिहाफ पे। ग्रॉस सैलरी आ गई 11,12,500, माइनस किया डिडक्शन 50,000 का स्टैंडर्ड कर दिया, माइनस करूंगा प्रोफेशनल टैक्स पेड। क्या हुआ चाहे एम्प्लॉयर ने पे करे हैं, पे तो मेरे बिहाफ पे करे हैं, माइनस कर दिया 2500, टैक्सेबल सैलरी आ गई 10,60,000। समझ आ गया? हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको आप नोट कर लो और करने का सॉल्व करो। अगर आंसर चाहिए मुझसे मांग लेना, व्हाट्सएप मेल करके मैं दे दूंगा आंसर आपको। ठीक है, क्वेश्चन करना सेम लाइंस पे है, हो जाएगा आपसे सॉल्व। चलते हैं रिडक्शंस के ऊपर वापस। देखो पहली बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) का क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा? हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड का बेनिफिट जो पे करेगा उसको मिलेगा। और यहां पे गवर्नमेंट का मतलब पता है क्या था? सेंटर स्टेट दोनों। सर दोनों मतलब दोनों क्यों आपने अलग से क्यों बताया? अलग से इसलिए बताया, कल मैंने आपको बताया था अगर मैं अपनी सैलरी वॉलेंटरी सरेंडर करता हूं और वो सैलरी टैक्सेबल नहीं होती, वहां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट था, याद आया? और एंटरटेनमेंट अलाउंस के रिडक्शन के लिए सेंटर और स्टेट दोनों है। आगे समझ? हाँ, अब आ गया समझ।
बढ़िया। यहां खत्म हुए हमारे डिडक्शंस और हमारे अलाउंसेस। अलाउंसेस में एक बात बतानी बाकी है कि इन लोगों को अगर अलाउंसेस मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी ग्रॉस सैलरी में ऐड नहीं होते। इनकी रीडिंग कर लेना, एमसीक्यू आ सकता है यहां से। ठीक है, ठीक है सर, यानी इन लोगों को अगर अलाउंसेस मिले, इन 5 कैटेगरी ऑफ लोगों को ग्रॉस सैलरी में ऐड नहीं होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। यहां खत्म हुए हमारे अलाउंसेस और हमारे डिडक्शंस। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके, व्हाट्सएप करके, मेल करके। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दो वीडियो को, या कमेंट कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो अगर आप मेरे को अप्रिशिएट करोगे मेरे एफर्ट्स को, तो मैं डबल मोटिवेट होकर और मेहनत कर पाऊंगा आपके ऊपर। ऐसे तो होता है ना, अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं, कोई कुछ बोल नहीं दे रहा कैसा काम कर रहे हो, तो बंदा बस कर देगा। पर अगर कोई अप्रिशिएट करे, हाँ सर आपने काम करा, हमें अच्छा लगा, हमें बेनिफिट हुआ, तो बंदा और अच्छे से काम करता है ना। और प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल को ऑन कर लो, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगी ऑटोमेटिक, मतलब डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे आएंगी वीडियोस। तो जैसी वीडियो आएगी आपको टन घंटी पे लगेगी, पता लग जाएगा वीडियो आ गई। तो चीज करनी है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अकेले बेनिफिट मत लो, सेल्फिश नहीं बनना, दोस्तों को दिखाना है ताकि उनको भी बेनिफिट हो। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। कल मैंने आपको बताया था, उसी मॉडिफाई करता हूं मैं। हाँ, कल मैंने आपको बताई थी बात, मैंने कहा था ना ये ग्रॉस सैलरी का फॉर्मेट होता है, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन। यहाँ पे 2 चीजें और आती हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। या तो कल बोला था ऐड करूंगा, हाँ सर आपने कहा था ऐड करेंगे। एक इसमें आएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एक इसमें आएगा परक्यूजिट्स, और यहां से बनेगी आपकी ग्रॉस सैलरी। सर ये क्या होते हैं, उसी पे चल रहे हैं अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखो क्या होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब वो बेनिफिट जब आप जॉब से रिटायर हो जाओगे तब आपको मिलेंगे। अच्छा जी, क्या क्या मिल सकते हैं सर? ये 5 होते हैं, इनफैक्ट 6 होते हैं। देखो कौन कौन से, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड। अच्छा बताओ, अगर ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं और किसी का में, और इन सब में कुछ ना कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है अगर, तो एग्जेम्पशन का सेक्शन क्या था सर? 10। याद है, यानी कि इन सब बेनिफिट्स का एग्जेम्पशन निकालने का सेक्शन तो क्या बन गया? 10। वो तो याद रहेगा। अब याद करते हैं सब सेक्शंस। चलो टेक्निक है, मजा आएगा। पहली टेक्निक, ग्रेच्युटी उस एम्प्लॉय को मिलेगी जो 10 में से 10 वाला काम करता है। ग्रेच्युटी किस एम्प्लॉय को मिलेगी? जो 10 में से 10 वाला काम करता है। याद रहेगा? हाँ। पेंशन उसको मिलेगी जो 10 में से 10 वाला काम तो करता है, पर साथ ही साथ उसको अपने एम्प्लॉयर से ए ग्रेड भी मिलता है। याद करने की टेक्निक है। ग्रेच्युटी किसको मिलेगी? जो 10 में से 10 वाला काम करेगा। पेंशन उसको मिलेगी जो 10 में से 10 वाला काम तो करेगा, साथ ही साथ उसको एम्प्लॉयर से क्या मिलेगा? ए ग्रेड मिलेगा। लीव सैलरी मतलब छुट्टी, छुट्टी मांग रहे हो, छुट्टी बोला आज, डबल ए जे, आज मैं नहीं आऊंगा, आज मैं नहीं आऊंगा, तो ए क्या बन गया आज से? डबल ए लीव सैलरी। सेक्शन क्या बन गया? 10-10 डबल ए। कैसे याद किया? डबल ए से आज मैं नहीं आऊंगा, आज मैं छुट्टी पे हूं, छुट्टी मतलब लीव। समझ आया? हाँ आ गया। ग्रेच्युटी 10-10, पेंशन 10-10 ए, लीव सैलरी 10-10 डबल ए। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है? कंपनी के पास कोई दिक्कत है, या तो कंपनी बंद हो रही है, कुछ भी चीज है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को लात मार के बाहर निकाल रही है कि जा भाई जा और ये कॉम्पनसेशन ले जा। कंपनी ने क्या किया? लात मार के बाहर निकाला, बी से बाहर, 10-10 बी। समझ आया? और लास्ट होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। कंपनी के निकालने से पहले ही, रिटायरमेंट की एज से पहले ही एम्प्लॉय खुद कह रहा है मैं काम नहीं कर रहा, तो कंपनी वाला, तो एम्प्लॉय क्या बोलता है एम्प्लॉयर को? चल मैं नहीं आ रहा। क्या बोलता है? चल मैं नहीं आ रहा, 10-10 सी, चल मैं नहीं आ रहा। याद हो गए सेक्शंस? हाँ सर याद हो गए। ग्रेच्युटी 10-10, पेंशन 10-10 ए, लिव इनकैशमेंट 10-10 डबल ए, रिट्रेंचमेंट बाहर निकाला 10-10 बी, वीआरएस में एम्प्लॉय खुद बोल रहा है चल मैं नहीं आ रहा, 10-10 सी।
याद हो गए? हाँ सर याद हो गए। सर इसका सेक्शन क्यों नहीं है? ये हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया, याद भी होगा सेक्शंस। चलो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इससे, प्रोविडेंट फंड से। ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट है जिसके बिना पेपर नहीं बन सकता, कोई भी लेवल का पेपर। अच्छा सर फिर तो करा दो, कराते हैं, चलो। देखो प्रोविडेंट फंड चार तरह के हो सकते हैं सर, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ और पीपीएफ। पहले ही बता दूं, पीपीएफ का सैलरी से कोई लिंक नहीं है, बस प्रोविडेंट फंड इसलिए मैंने डाल दिया कि चलो साथ में याद हो जाएगा, ये सैलरी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, यहां पे आएंगे चार, मतलब तीन, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। होता क्या है प्रोविडेंट फंड? जब मैं एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करता हूं, जॉब को ज्वाइन करता हूं, तो मेरी सैलरी से कुछ अमाउंट मेरा बॉस काटता है और एक फंड में जमा करता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो विद एक्यूमुलेशन पूरा फंड इतने सालों का विद इंटरेस्ट मुझे वहां से मिल जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे, कि मैं बाकी जिंदगी अपनी आराम से काट पाऊं। तो अब क्या होता है ना, प्रोविडेंट फंड में दो पैसे डल सकते हैं, एक जो मेरा एम्प्लॉयर वहां पे डालेगा मेरे बिहाफ पे, और एक मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूंगा सर मैं खुद भी वहां डालना चाहता हूं, तो ये लो मेरे पैसे, आप भी वहां मेरे हिसाब से डाल दो। तो यानी कि प्रोविडेंट फंड में दो अमाउंट गए, एम्प्लॉयर का पोर्शन और एक एम्प्लॉई का पोर्शन। इतना समझ आया? हाँ इतना समझ आ गया सर। तो अब मुझे एक बात लॉजिक से बताओ, सोचो, एग्जांपल बताता हूं। मेरे बॉस ने मुझे 50,000 रुपए दिए सैलरी के, ठीक है, मैं शॉप पे गया, मैंने उसमें से 1,000 रुपए शॉपकीपर को दिए, सामान खरीद के आ गया। तो ये जो 1,000 रुपए मैंने शॉपकीपर को दिए, ये टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है? सर ये अमाउंट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट कहां से आ गया? आपको जब सैलरी 50,000 की मिल गई उसमें से यूज ही तो कर रहे हो, ये इनकम थोड़ी है दोबारा। हाँ इनकम नहीं है दोबारा, समझ आया इतनी बात? हाँ इतना समझ आ गया। इसमें क्या बता रहे हो सर आप? मैं ये बताना चाहता हूं, जो एम्प्लॉई अपनी जेब से या तो शॉपकीपर को दे, अपने घर में दे, अपने घर का रेंट दे, या फिर अपनी इनकम से कुछ पैसे प्रोविडेंट फंड में डाल दे, वो इनकम थोड़ी हुई दोबारा, इनकम तो एक बार हो गई। हाँ इनकम नहीं है, बस यही मैं कहना चाहता था। जो एम्प्लॉई अपनी जेब से पैसे डालेगा फंड में, वो ना तो टैक्सेबल है ना वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो इनकम ही नहीं है, वो तो यूज कर रहा है अपनी इनकम को। समझ आई बात? हाँ आ गई। तो चलो पहले बात कर लेते हैं एसपीएफ की, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ऐसे समझ लो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है। तो अगर इस गवर्नमेंट वाले फंड में एम्प्लॉयर, आपका बॉस, हर साल पैसे डाल रहा है, तो जो हर साल पैसे डाल रहा है वहां पे आपके बिहाफ पे डाल रहा है, हां जी आपको बेनिफिट हो रहा है, हां जी ग्रॉस सैलरी में ऐड होना चाहिए, होना चाहिए, पर ये एग्जेम्प्ट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट दिया हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉयर ने जो पैसे डाले एसपीएफ में, ग्रॉस सैलरी में ऐड नहीं होंगे। तो एम्प्लॉय ने डालवाए पैसे एसपीएफ में, एग्जेम्प्ट है? नहीं। टैक्सेबल है? नहीं। सर ये सैलरी ही नहीं है, वो तो यूज कर रहा है, बाहर खर्च करता, उसने यहां डाल दिए, बिल्कुल। तो ना ये एग्जेम्प्ट है ना ये टैक्सेबल है, इनकम ही नहीं है, पर इसका डिडक्शन मिलेगा 80C में। 80C क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी समझ लो, अगर एम्प्लॉय ने अपने जेब से पैसे डाले प्रोविडेंट फंड में, उसका डिडक्शन मिलता है 80C में, वो हम पढ़ेंगे बाद में आके। अगला, अब देखो, हर साल पैसे डाल रहे हैं अकाउंट में, हाँ डाल रहे हैं सर, एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, मैं भी डाल रहा हूं, तो क्या हर साल उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ हर साल इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। अब ये इंटरेस्ट टैक्सेबल भी होता है। सर मुझे मिला थोड़ी है, नहीं मिला, पर सैलरी की सेक्शन 15 ने क्या बोला था, ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर हर साल वहां पे इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब हर साल इंटरेस्ट ड्यू तो हो रहा है ना, हाँ ड्यू तो हो रहा है, और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक साथ मिलेगा, तो हर साल जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ इनकम में अभी ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। पर क्योंकि ये एसपीएफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट दिया है कि हर साल का इंटरेस्ट भी फुली एग्जेम्प्ट है। अच्छा बढ़िया सर। अब आ गई रिटायरमेंट की डेट।
रिटायरमेंट पे क्या होगा, हमें पैसे मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। अगर ये बात समझो, वो पैसे 4 कैटेगरी के हो सकते हैं तो मिलेंगे। एम्प्लॉयर ने डाले वो, एम्प्लॉय ने डाले वो, एम्प्लॉयर ने जो डाले उस पे इंटरेस्ट आया वो, एम्प्लॉय ने जो डाले उस पे इंटरेस्ट आया वो, होगा एक ही अमाउंट पर इन 4 अमाउंट से बना होगा ना। हाँ सर, तो पूरे साल एग्जेम्पशन मिली मुझे, जब रिटायरमेंट पे मिलेगा ना स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में आके, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड हमेशा एग्जेम्प्ट है। समझ आ गया? हाँ सर, एसपीएफ समझ आ गया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैंने आपको बताया पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड सैलरी से लिंक नहीं है, पर यहां पता है क्यों डाला? अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मेरा एम्प्लॉयर तो है नहीं कोई, हाँ सर कोई एम्प्लॉयर नहीं है आपका, पर मैं चाहता हूं मेरी सेविंग हो जाए कुछ, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक मेरा पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल दे, उसने ओपन कर दिया अकाउंट, अब मैं वह पैसे डाल रहा हूं। अगर पैसे पहले बताओ एम्प्लॉयर तो है नहीं, यानी एम्प्लॉयर का हिस्सा तो खाली हो गया। हाँ सर एम्प्लॉयर है ही नहीं, कहां से होगा, बिजनेस कर रहे हो आप तो। एम्प्लॉय ने अपनी जेब से पैसे डाले, आपकी इनकम हुई? नहीं सर इनकम क्यों हुई, पैसे आ चुके जेब में, अब मैं डाल रहा हूं, तो इसका डिडक्शन मिलेगा 80C में जाके। 80C क्या होता है पढ़ेंगे। एसपीएफ को समझ लो एकदम पीपीएफ की तरह है, बस वहां पे एम्प्लॉयर नहीं है कोई, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में एग्जेम्प्ट होता है, यहां पे होता ही नहीं है, तो क्या एग्जेम्प्ट होगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में क्या आता, 80C का डिडक्शन पीपीएफ में भी मिलेगा। इंटरेस्ट जब हर साल ड्यू हो रहा है एसपीएफ में क्या आता, फुली एग्जेम्प्ट, पीपीएफ में भी फुली एग्जेम्प्ट। एसपीएफ में जब रिटायर हो गया बंदा पैसे विड्रॉ करता है फुली एग्जेम्प्ट, पीपीएफ में भी जब बंदा पैसे विड्रॉ करता है फुली एग्जेम्प्ट होता है। बस ये समझाने के लिए मैंने एसपीएफ के साथ साथ पीपीएफ को भी डाला था। ठीक है, हाँ सर, अभी आरपीएफ क्या होता है ये जानते हैं। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कुछ फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट की नजर में रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। अगर आरपीएफ में आपका एम्प्लॉयर पैसे डालेगा, आपका एम्प्लॉयर पैसे डालेगा, तो सैलरी के 12% तक तो एग्जेम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। मतलब अच्छा पहली बात समझ लो, सैलरी यहां पे सेम एचआरए वाली है, बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑन द टर्नओवर। मान लो आपके एम्प्लॉयर ने आपकी इसी सैलरी का 15% वहां पे कंट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड में, आरपीएफ में, क्या 15% ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा? नहीं, 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, 3% सैलरी में ऐड होगा। एग्जांपल लेके समझाता हूं, देखो देखो, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग। ठीक है, मान लेते हैं बेसिक है मेरा 30,000 पर मंथ, डीए पूरा फॉर्मिंग है मान लो 10,000 पर मंथ। ठीक है, मान लो कमीशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, एम्प्लॉय ने कितना डाला 20%, तुम कैसे लिखेंगे? हम जब ग्रॉस सैलरी निकाल रहे होंगे हम लिखेंगे यहाँ पे बेसिक 30,000 इंटू 12 3,60,000, डीए फॉर्मिंग 10,000 इंटू 12 1,20,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है 20%, किसका? दोनों का मिला के कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसने, मतलब 4,80,000 का। कितना आ गया जी ये 4,80,000 का 20%, उसने सर डाले हैं 96,000, पर पूरा सैलरी में ऐड मत करना, 12% का एग्जेम्पशन है, लेस एग्जेम्प्ट कितना 12%। किसका 12%? सर सैलरी का, सैलरी मतलब बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑन टर्नओवर, यानी 4,80,000 का 12% एग्जेम्प्ट है, 480 का 12% हो गया 57,600, माइनस कर दो, यानी कि रिमेनिंग जो आ रहा है
38,400 ये आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। अब समझ आया? हाँ, अब समझ आ गया सर कि बेसिक डीए फॉर्मिंग कमीशन ऑन टर्नओवर का 12% तक एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, बाकी टैक्सेबल होगा। ठीक है? हाँ, अब समझ आ गया सर। ठीक है, अब चलते हैं एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे। टैक्सेबल है नहीं, एग्जेम्प्ट है नहीं, इनकम ही नहीं है, यूज ही तो कर रहा हूं इनकम। डिडक्शन मिलेगा एटीसी में? हाँ मिलेगा एटीसी में डिडक्शन। ठीक है, हर साल इंटरेस्ट आएगा फंड पे? हाँ सर हर साल इंटरेस्ट आएगा, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है। सर कोई एग्जेम्पशन है इसमें? हाँ एग्जेम्पशन है, 9.5% तक का एग्जेम्प्ट है इंटरेस्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल है। मतलब अगर आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा है हर साल, तो उसमें से 9.5% माइनस करना, 0.5% ग्रॉस सैलरी में ऐड करना। मतलब ये भी देख लेते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ at the rate of 12%, rupees 1,20,000 credited in previous year 1920। मतलब मुझे 12% के हिसाब से 1,20,000 का इंटरेस्ट मिला, ग्रॉस सैलरी में कितना आएगा? तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 1,20,000 लेस एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट होता है सर? 9.5%। क्या 1,20 का? नहीं, 1,20 तो आपको मिला है इंटरेस्ट। तो पहले मुझे बताओ, अगर 1,20,000 इंटरेस्ट मिल रहा है और ये 12% है, तो मतलब टोटल फंड्स कितने होंगे जिसपे 12% निकाल के मुझे 1,20,000 मिला? सर वो तो ऐसे निकलेगा ना, इंटरेस्ट इतना मिला, मुझे वो डिवाइड कर दूंगा 12% से, तो निकल जाएगा पूरा अमाउंट। हाँ, इसका कर दो 9.5%, क्योंकि पूरे फंड का 9.5% ही तो एग्जेम्प्ट है। मतलब मैंने क्या किया, जितना इंटरेस्ट मिला वो डिवाइड बाय जिस रेट से मिला वो, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय द इंटरेस्ट का रेट इनटू एग्जेम्पशन का रेट 9.5%। ये निकल गया फॉर्मूला एग्जेम्पशन निकालने का। क्या बना फॉर्मूला? इंटरेस्ट रिसीव्ड डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 9.5%। ये आ गया जी 1,20,000 डिवाइड बाय 12%, 1,20,000 डिवाइड बाय 12% इंटू 9.5%, ये आ गया 95,000, यानी कि 95,000 हो गया एग्जेम्प्ट, बाकी 25,000 हो गया ग्रॉस सैलरी में ऐड। समझ आया? हाँ ये आ गया। सर अगर इंटरेस्ट 9.5% से कम ही मिल रहा हो तो पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट, दिक्कत ही नहीं है कोई। हाँ ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं लमसम, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे मिल रहे हैं। बात बताओ, क्या हर साल जो एम्प्लॉयर ने डाला वो टैक्सेबल हुआ? हाँ एग्जेम्पशन के बाद हुआ। हर साल जो इंटरेस्ट मिला, क्या वो इंटरेस्ट 9.5% के ऊपर टैक्सेबल हुआ? हाँ हुआ। तो जब हर साल टैक्स लगी गया, तो जो रिटायरमेंट पे मिलेगा आरपीएफ, अब वो होगा फुली एग्जेम्प्ट, क्योंकि हर साल टैक्स हो गया। समझ आया? हाँ आ गया सर। लास्ट, यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? ऐसे समझ लो, यूआरपीएफ मतलब वो फंड जो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है। समझने के लिए समझ लो, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा फंड जो गवर्नमेंट को पता ही नहीं कोई ऐसा कोई फंड है। तो अब क्या करें इसका? एम्प्लॉयर ने हर साल पैसे डाले यूआरपीएफ में, ठीक है जी डाले, टैक्सेबल करोगे? सर जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं ऐसा कोई फंड है, किस बात का टैक्सेबल? तो गवर्नमेंट ने बोला फुली एग्जेम्प्ट कर लो भाई। जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है तो सैलरी में कहां से ऐड होगा? ठीक है सर। एम्प्लॉय ने जेब से डाले, एटीसी मिलेगा डिडक्शन? नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को पता ही नहीं ऐसा कोई फंड है, क्या पता पैसे कहां डाल रहे हो। ठीक है सर। सर हर साल उस पर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, वो तो टैक्सेबल होगा। अरे जब फंड का ही नहीं पता तो इंटरेस्ट कहां से टैक्सेबल करोगे? समझ आया? यूआरपीएफ हर साल टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं ऐसा कोई फंड है। लास्ट, रिटायरमेंट के टाइम पे फंड से पैसा बैंक अकाउंट में आएगा ना हमारे, अब गवर्नमेंट को पता लग गया कहीं से तो भाई पैसा आया है, अब टैक्सेबल होगा। अब एक बात लॉजिक से बताना, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिल रहा है यूआरपीएफ का, वो चार चीजें होंगी। एक तो एम्प्लॉयर का प्रिंसिपल पोर्शन जो उसने डाला, हाँ जी। एक एम्प्लॉई का प्रिंसिपल पोर्शन उसने डाला, हाँ जी। एक दोनों पे इंटरेस्ट, हाँ जी। तो पहले बताओ, जो एम्प्लॉयर ने डाला था
प्रिंसिपल पोर्शन वो मिल रहा है रिटायरमेंट पे, ये टैक्सेबल होगा सैलरी में। हाँ सर एम्प्लॉयर डालता टैक्सेबल होता, एम्प्लॉय ने डाला हर साल वो टैक्सेबल होगा। सर इनकम ही नहीं है, एम्प्लॉय जेब से डाल रहा है अपनी, हाँ इनकम ही नहीं है, यानी एम्प्लॉय पोर्शन तो काट दो। अब बात करते हैं दोनों के इंटरेस्ट की। जो एम्प्लॉयर के पोर्शन पे इंटरेस्ट मिला है मुझे, वो टैक्सेबल होगा सैलरी में, क्योंकि एम्प्लॉयर की वजह से मिल रहा है। हाँ जी, और जो एम्प्लॉई ने पैसे डाले थे उस पे जो इंटरेस्ट आया है, इसमें एम्प्लॉयर का रोल है कुछ नहीं, तो ये टैक्सेबल होगा हाँ, पर सैलरी में नहीं, अदर सोर्सेज में होगा। सैलरी में क्यों नहीं? क्योंकि एम्प्लॉय के अपने पोर्शन पे जो इंटरेस्ट मिला, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता ही नहीं बना। ये तो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से डाले प्रोविडेंट फंड में, वहां पे इंटरेस्ट आया तो अदर सोर्स की इनकम है मेरी। यानी कि यूआरपीएफ में हर साल टैक्स नहीं लगता, रिटायरमेंट पे टैक्स होता है, पर कैसे करते हैं? एम्प्लॉयर का पोर्शन और उसमें आने वाला इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होता है? सैलरी में। एम्प्लॉय का पोर्शन पे जो इंटरेस्ट आता है ये टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में। याद रहेगा? हाँ अब याद रहेगा। ये था आपका एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ और पीपीएफ। इसके बिना पेपर नहीं बन सकता, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ आ गया? अगर आ गया तो कोई भी बुक उठा लो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लो, क्वेश्चन सॉल्व करो पीएफ वाले, पक्का सॉल्व हो जाएंगे आपसे। नहीं सॉल्व होते तो मुझसे कमेंट कर दो, लाइक या कमेंट कर दो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो, मैं आपको बता दूंगा। चलो एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं जल्दी से। प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। देखो ये क्वेश्चन है, सिर्फ प्रोविडेंट फंड कराऊंगा। ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% किया बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी का 15% डाल रहा है एम्प्लॉयर, डाल रहा है कहां पे? आरपीएफ में। कैसे पता है एम्प्लॉयर डाल रहा है? सर जहां पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रखा है, बेसिक सैलरी दे रखी है, वहां पे दिया ना कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर ही डाल रहा होगा ना। अगर एम्प्लॉय की बात करेगा तो बोलेगा बाय सेल्फ या बोलेगा ओन, OWN। कुछ नहीं बोला, खाली लिख दिया कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, मतलब एम्प्लॉयर डाल रहा है। चलो देखते हैं कितनी बन रही बेसिक सैलरी मेरी। बेसिक सैलरी बन रही है मेरी 2,75,000, उसका 15% डाला है आरपीएफ में, तो कितना ऐड होगा? सर 3%। 2,75,000 का 15% आ गया 41,250, माइनस कर दिया उसका 12% आ गया 33,000, यानी कि 8,250 सैलरी में ऐड हो गया। ऐसे ही देखते हैं इंटरेस्ट आ रहा है क्या इसके ऊपर? कोई इस पे इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं है, होता तो सॉल्व कर लेते। कैसे करते हैं? इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइड बाय जिस रेट से मिला वो इंटू 9.5%, इतना हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, समझ आ गया। सर ये सैलरी चेंज क्यों हुई है? ये होता है बेसिकली ग्रेड पे। ग्रेड पे क्या होता है मैं जल्दी आपको समझा देता हूं एक चीज, लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं आज का। देखो अगर आपने जॉब ज्वाइन करी और बॉस ने बोला आपका ये ग्रेड है सर 50,000, 5,000, 70,000, 10,000, 1,00,000, मतलब ये पता क्या होता है? ये होता है ग्रेड सिस्टम। इसका मतलब होता है आज जब जॉब को ज्वाइन कर रहे हो, आपने ज्वाइन किया 50,000 पे, तो कहते हैं ग्रेड या पे स्केल। हर महीने कितने पैसे मिलेंगे? सर 50,000 मिलेंगे। और जैसे ही आपको काम करते हुए 1 साल होगा, जैसे ही आपको काम करते हुए 1 साल होगा, आपकी सैलरी 50,000 से 5,000 बढ़ जाएगी और 55,000 पर महीने आपको मिलेंगे। अच्छा, यानी अगले साल कितनी हो जाएगी? 60,000, उसके अगले साल 65,000, उसके अगले साल 70,000, और 70 के बाद आपने यहां टच कर लिया तो अब आपकी सैलरी 5,000 की बजाय 10,000 पर मंथ से बढ़ेगी। अब यानी 80,000, 90,000, 1,00,000। सर 1,00,000 के बाद तो कुछ नहीं बताया, तब नया स्केल इशू होगा आपको। इसे कहते हैं ग्रेड या पे स्केल। ये बताता है हर साल सैलरी कितनी बढ़ेगी। और एक बात लॉजिक से बताओ, इसमें प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर मत करना सॉल्व। पता है क्यों? मान लो आपने ज्वाइन किया 1 अप्रैल को, ठीक है सर, आपकी सैलरी कब बढ़नी चाहिए? सर अगली 1 अप्रैल को, है ना? हाँ सर, अगर आपने ज्वाइन किया 10 अक्टूबर को, तो आपको 1 साल कब होगा काम करते करते? सर अगले साल के अक्टूबर में तो होगा 1 साल, तो आपकी सैलरी कब बढ़ेगी? अगले अप्रैल से? नहीं सर, जब मुझे 1 साल हो जाएगा काम करते करते, तभी तो सैलरी बढ़ेगी मेरी अक्टूबर से। हाँ तभी बढ़ेगी। यानी ग्रेड पे कैसे वर्क करता है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल कैसे होता है। समझ आया? हाँ सर, मतलब कहना क्या चाहते हो? मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो
क्वेश्चन का यूज क्या है यहाँ पे, जल्दी देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू आ सकता है। देखो, मिस्टर ए ने ज्वाइन किया 1/1/2019 को एट अ ग्रेड ऑफ 20,000, 2,000, 40,000। कह रहा है सैलरी बताओ 19-20 में उसको कितनी मिल रही है। देख लेते हैं सर, 19-20 क्या हमारा प्रीवियस ईयर है? 1/4/19, 31 मार्च 20। हाँ सर है। उसने ज्वाइन कब किया, प्रीवियस ईयर में या पहले? सर पहले ज्वाइन कर लिया था 1/1/19 को। कितनी सैलरी पे? सर 20,000 पे। ठीक है, उसकी सैलरी कब बढ़ेगी? 1/4 को? नहीं सर, जब 1 साल हो जाएगा काम करते करते तभी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि 1/1/20 को उसकी सैलरी बढ़ गई। तो हमारे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, जब प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल आया उसकी सैलरी कितनी चल रही थी? सर 20,000 पर मंथ चल रही थी। बड़ी तो जनवरी में जाके है ना। ठीक है, यानी कि अप्रैल से लेके दिसंबर 9 महीने तक कितनी सैलरी मिली? सर 20,000 इंटू 9। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने कितनी सैलरी मिली? सर सैलरी बढ़ चुकी है, अब 22,000 इंटू 3 सैलरी मिली, यानी कि प्रीवियस ईयर में कितनी सैलरी मिली? सर 1,80,000 प्लस 66,000, यानी कि 2,46,000 की सैलरी उसको मिली। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। सर उसने ज्वाइन किया है 1 दिसंबर 18 को, 50,000, 5,000, 80,000 स्केल पे, यानी हर साल सैलरी बढ़ेगी 5,000 से। ठीक है जी, 1/4/19, 31 मार्च 20। ये तो कभी मत छेड़ना, प्रीवियस ईयर तो ये रहने वाला एग्जाम के लिए। हाँ सर ये रहने वाला है। ज्वाइन किया है 1/12/18 को, पहली बार सैलरी कब बढ़ेगी? सर 1/12/19 को बढ़ेगी सैलरी। तो अप्रैल से लेके नवंबर तक कितनी सैलरी है? सर 50,000 रुपए इंटू 8। नवंबर क्यों सर? क्योंकि 1 दिसंबर सैलरी बढ़ गई, तो दिसंबर में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दिसंबर से लेके मार्च कितने महीने आए? सर 4, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कितनी सैलरी? 55,000 इंटू 4, दोनों को जोड़ दो, 19-20 की सैलरी हो गई। समझ आ गया? हाँ सर ये भी समझ आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन खुद करोगे ट्राई, एक बार खुद ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। पॉज करो, ट्राई करो। करा? चलो देखो, प्रीवियस ईयर 1/4/19, 31 मार्च 20। ज्वाइन कब किया है? सर 1 मार्च 18 को ज्वाइन किया है। पहली बार सैलरी कब बढ़ेगी? सर 1 मार्च 19 को। देखो 1 मार्च 19 ना हमारे प्रीवियस ईयर से पहले आ चुका है, यानी हमारा प्रीवियस ईयर शुरू भी नहीं हुआ उसकी सैलरी एक लेवल बढ़ गई। अगली बार कब बढ़ेगी? सर 1 मार्च 20 को बढ़ेगी। डेट्स का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। यानी ज्वाइन किया 70,000 पे, यहां सैलरी कितनी हो गई? सर 77,000 हो गई, 7,000 का ग्रेड है। एक 20 में कितनी हो गई? सर 84,000 हो गई, यानी कि 77,000 मिले उसको 11 महीने तक और 84,000 मिले उसको 1 महीने तक। दोनों को जोड़ना, प्रीवियस ईयर की सैलरी निकल जाएगी। मतलब ग्रेड पे में जिस दिन ज्वाइन करूंगा वहां से 1 साल तक सैलरी सेम रहती है, उसके बाद ग्रेड जितना होगा सैलरी बढ़ती जाएगी। हमें ये देखना है हमारे प्रीवियस ईयर में कितने महीने तक सैलरी सेम रही, उसके बाद कितने महीनों तक सैलरी बढ़ गई, दोनों को जोड़ेंगे प्रीवियस ईयर की सैलरी निकल जाएगी हमारी। समझ आ गया? हाँ अब समझ आ गया सर। तो अब जो क्वेश्चन मैंने कराया था प्रोविडेंट फंड वाला, उसमें ग्रेड पे लग रहा था कि सितंबर तक ये सैलरी, उसके बाद ये सैलरी, ऐसे ऐसे निकली थी वो। समझ आ गया? हाँ, हमने आज क्या क्या कवर किया? HRA कवर किया, फिर देखा कि अलाउंसेस किसी को मिलते हैं, सारे अलाउंसेस किसी को मिलते हैं, तो टैक्स एग्जेम्प्ट किसको होते हैं वो देखा। फिर हम गए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर, हमने सेक्शन याद करे उनके, हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ा और हमने ग्रेड पे स्केल सीखा। आगे सैलरी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दो, बेल को ऑन कर दो। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दो यार, और दोस्तों को शेयर कर देना। इस पॉइंट पे एग्जाम से पहले ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लक कैसे मिलता है? जब हमको दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट हो मुझे आप व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो या कमेंट कर दो, मैं सॉल्व कर दूंगा आपका डाउट। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।